नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल वो मुद्दा पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल है यूजीसी रोल बैक। और ये क्यों वायरल है, यही सवाल हम आज हमारे जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस चर्चा में, उनके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। संदीप सिंह जी, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उमाशंकर दुबे हैं, जो अब समाज सेवी की भूमिका में भी दिखाई पड़ते हैं, और साथ में बसंत सिंह बघेल, जिन्होंने काफ़ी पहले सवर्ण मोर्चा बनाया था, वहाँ पर उसके माध्यम से ये लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जो मुद्दा है वो इसलिए है क्योंकि यूजीसी ने इक्विटी के नाम पर, प्रमोशन ऑफ इक्विटी के लिए एक नया एक्ट लाया है, और उस एक्ट के तहत बहुत सारी ऐसी पाबंदियां, बहुत सारे ऐसे नियम कायदे यूनिवर्सिटीज़ में, यूजीसी से जो एफिलिएटेड कैंपस हैं वहाँ पर लाने का फैसला किया जा रहा है, जिनको लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब सवाल उठा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इक्विटी सेल बनाया जाए यूनिवर्सिटीज़ में या यूजीसी से जो एफिलिएटेड कैंपस है वहाँ पर। ये कहा जा रहा है कि जो भी समस्याएं हों, खासतौर पर संस्थागत समस्याएं हों, उनमें भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। उनमें भी पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ट्रायल होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देखा जाता था कि केस क्या है, किस तरीके का है, फिर उसके आधार पर निर्णय होता था। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से ये कहा जा रहा है, और सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स और जो लोग भी यूजीसी रोल बैक का हैशटैग लगातार इसको वायरल कर रहे हैं, लगातार इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार क्यों खामोश है। ये कहा जा रहा है, और ये बहुत सारे ऐसे मंतव्य सामने आए, खासतौर पर सत्ता दल से प्रभावित या उनके अलाइंड ऐसे तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार को जब एक मुश्त वोट या मत मिला हमारी तरफ से, फिर भी सरकार ने हमसे क्यों नहीं चर्चा की इस मुद्दे पर फैसला करने से पहले। तो ये तमाम सारे विषय है जिसको लेकर के आज मेरे साथ जो साथी मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह जी। संदीप जी, स्वागत है आपका। और जो मैं समझना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि सोशल मीडिया पर आज यूजीसी रोल बैक का नारा जो है वो बुलंद हो रहा है, और आप लोग लगातार इसको समर्थन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। ये 13 तारीख की रात में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन 2026 एक यूजीसी ने गाइडलाइन उन्होंने जो जारी की, उस गाइडलाइन में जो बिंदु दिए गए क्रमवार, वो तो बहुत बड़े हैं। वो गजट ऑफ इंडिया ये है हमारे हाथ में। गजट ऑफ इंडिया जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इसको आप नहीं पाएंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं वेबसाइट पर नहीं पाएंगे? नहीं, ये e-गजट.in करके एक वेबसाइट है जिसपे गजट, भारत सरकार के गजट डाउनलोड होते हैं। उस पे ये नहीं है। 12 तारीख का, 14 तारीख का ये यूजीसी में सीधे डाउनलोड है। इसमें इस तरीके की व्यवस्था दी गई। इसमें इंस्टीट्यूशन को दो हिस्से में बांट दिया गया। एक हिस्सा कर दिया गया जिसको शोषक मान लिया जाएगा, और एक हिस्सा ये मान लिया गया जिसको शोषित कहा जाएगा। अभी तक एस्ट्रोसिटी एक्ट आप जान ही रहे हैं, सब लोग जानते हैं एस्ट्रोसिटी एक्ट की क्या पोजीशन थी। अब SC ST के संग ओबीसी समाज को उसमें जोड़ दिया गया है। ओबीसी समाज में जो मुस्लिम समुदाय आता है उनको भी उसमें जोड़ दिया गया, उनका एक वर्ग अलग कर दिया गया है, और विभाजन की एक रेखा खींच दी गई है छात्रों की, सामान्य छात्र, सामान्य वर्ग के आने वाले छात्रों से को, और इनको अलग करके विभाजन की एक रेखा खींची है, जिसको बड़ी होशियारी से किया गया। इसके बारे में सरकार चुप इसलिए कि सरकार ये कहती है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ है। नहीं, पर सरकार ही कहती थी। वो आपको तो याद है, खासतौर पर जो पावर में पार्टी है वो तो 80-20 का नारा देती थी। ये और ये अगर करने के बाद भी 80-20 का ही नारा बन जाता है कि 20% जो नॉन रिजर्व स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं या टीचर्स हैं वो इससे प्रभावित होंगे, और जो इसमें बाकी जो सेक्शन है जिसको अब ये मान लिया गया कि उसका शोषण होता है जी, इस आधार पर ही ये प्रमोशन ऑफ इक्विटी एक्ट आया है। इसमें इन्होंने एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना के लिए कह दिया, एक इक्विटी हेल्पलाइन के लिए, इक्विटी कमेटी के लिए। यदि कोई ओबीसी, SC ST या उस समाज से आने वाला व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ये बनाया गया, और सबको ये गाइडलाइन जारी करके निर्देशित कर दिया गया सारे इंस्टीट्यूट को कि आप इसको शुरू करिए। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। एस्ट्रोसिटी एक्ट चलता था, उसको हम लोगों ने झेल लिया। लेकिन अब ये जो व्यवस्था सरकार ला रही है,
या सुप्रीम कोर्ट की याचिका पे सरकार ये कहती है, सरकार इस बात से आप जब एट्रोसिटी एक्ट की बात कर रहे हैं तो एट्रोसिटी एक्ट SC/ST एक्ट की बात कर रहे हैं। जी जी जी, मैं CST एक्ट की बात कर रहा हूँ। अब समस्या सरकार कहती है, लेकिन वो जो कमेटी है यूजीसी में, उस कमेटी में भाजपा के भी मेंबर है, उस कमेटी में कांग्रेस के भी मेंबर, उसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह है। हाँ, दिग्विजय सिंह है, बाकी उसमें भाजपा के भी मेंबर, उसमें समाजवादी पार्टी के भी मेंबर। तो एक पूरा काकस बना दिया गया जिसमें हम लोगों को यह कह दिया गया कि हम लोग शोषक हैं। एक 5000 वर्षों की जो शोषण की ऐतिहासिक कहानी वामपंथियों द्वारा एक काल रही रचना जो हम लोगों के खिलाफ की गई थी, उसके लिए सरकार ने कहा मैं ऐसा प्रबंध कर देता हूं कि उसका बदला तुरंत ही पूरा हो जाएगा। आपको 76 साल बेवजह इंतजार किया, आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। जो चीजें हम लोग अपने परिवारों में, आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे अपने यहाँ से इन चीजों को हटा रही थी, हम लोग मैं करणी सेना का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसके बावजूद कहीं किसी दलित लड़की के संग बलात्कार होता है तो उसके लिए करणी सेना जाके खड़ी होती है, ऐसा मैं कर चुका हूँ। लेकिन ये जो स्थितियां आ रही, ये स्थितियों में सरकार का बहुत तगड़ा नैरेटिव है कि आरक्षण कोई हटा नहीं पाएगा, और हम लोग उसके बावजूद सिलेक्शन पा जाते हैं तो हम हायर एजुकेशन में जब प्रताड़ित हो जाएंगे तो जो हम कारपोरेट में या प्राइवेट जॉब्स में जाते हैं उसका भी रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। ये सरकार ने एक सिस्टम इस तरीके का क्रिएट किया कि बिल्कुल शोषक और शोषित दो वर्गों में बांट के उसका कर दिया। और सबसे मजेदार बात, काबिल प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, ये तमाम लोग इतना ज्यादा इस समय सोशल मीडिया का जमाना, आप जान रहे हैं सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चल रहा है, एक भी शब्द किसी भी भाजपा प्रवक्ता की, या कई लोगों ने समझाने का प्रयास किया ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई भी वो नहीं आ रहा, किसी भी दल की तरफ से कोई इसमें वो नहीं आ रहा है। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप आप कह रहे हैं नहीं हो रहा। उमाशंकर दुबे, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो विषय सामने है इस वक्त और जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार विमर्श सामने आ रहे हैं, आपका क्या व्यू है कि आखिर ये क्यों आ रहा है और क्या है ये दृष्टिकोण जो सरकार पर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, कितना वाजिब है, मुद्दा क्या है और किस तरीके से इसमें अभी बात आगे बढ़ रही है? देखिए, अगर हम कुल मिला के देखें तो वोट बैंक की राजनीति है। अगड़ा पिछड़ा को भी हिंदू मुस्लिम बांट रहे थे, अब अगड़ा पिछड़ा को बांट रहे हो, द्वेष पैदा कर रहे हो। फॉरवर्ड क्लास के बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, माँ बाप उनको पढ़ने से वंचित रखे, शिक्षा का जो अधिकार है उससे वो वंचित। अब शिक्षा ही था फॉरवर्ड के पास, वो भी आप ले लो। एक पेंसिल, अगर किसी बच्चे ने आरोप लगा दिया कि हाँ हमको आपकी पेंसिल चाहिए और आपने नहीं दिया, तो हमने भेदभाव का आरोप लगा दिया, आप जेल चले जाओगे। अब जेल जाएगा बच्चा तो आके क्या करेगा? फिर पढ़ाई करेगा, हत्या करेगा, अपराध करेगा। आप कहाँ लेके जा रहे हो देश को? आजाद देश में गुलाम बना रहे हो। बहुत ही गंभीर मामला है निश्चित तौर पर। और राजनीतिक दल, सभी दल के लोग उसमें शामिल हैं। वोट बैंक, कहां से वोट मिलेगा उनको मालूम है। फॉरवर्ड क्लास है, तो बटे रहेंगे आपस में, कहां मिलेंगे ये तो हमारे पास छोड़ के जाएंगे कहां। कहा जाता है, मायावती के बयान याद करिए, तिलक तराजू और तलवार बैकफुट पे आई 2007 में, बैकफुट पे आई, सत्ता में आई। आप कहां लेके जा रहे हो? भेदभाव। हमारे बच्चे कौन अगड़ा है कौन पिछड़ा है नहीं जानते हैं, हम लोग उस समाज में नहीं हैं। आप कौन सी स्टोरी, कौन सी कहानी बता रहे हो, किसको समझा रहे हो? निश्चित तौर पर यह समाज में जहर बोया जा रहा है। ठीक है, बसंत सिंह बघेल, सवर्ण मोर्चा क्या दृष्टि रखता है इस मुद्दे पर और आपको क्या लगता है, ये गैर जरूरी था या जरूरी था पर इसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो नहीं ठीक? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम लोग भी पढ़े हैं, हम तो दो विश्वविद्यालय पढ़े हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़े, गोरखपुर विश्वविद्यालय पढ़े। हम लोगों ने कभी इस तरह का कोई चीज़ नहीं देखा कि जाति आधार पे कोई आंदोलन हो, जाति आधार पर कोई झगड़े हो, कभी नहीं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, पहले से लोग कहते थे कि ज़्यादा ब्राह्मण लोग हैं वहाँ, लेकिन कभी आज तक पूरे, मैं पढ़ा भी और पढ़ाया भी वहाँ, कभी कोई आज तक ऐसा नहीं कभी किसी ब्राह्मण ने कभी किसी दूसरी जात के लोगों को प्रताड़ित किया हो जात के आधार पे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो वो लोग जो आज सत्ता में हैं, जिन लोगों को हम लोगों ने बचपन से वोट देते आए, जिन लोगों के लिए हम लोगों ने मार झगड़े करके वोट लिए, बनाएंगे सरकार की, ये आएंगे तो कुछ देश में
जो आज़ादी के समय हमारे समाज के लोगों ने, मतलब सवर्ण समाज के लोगों ने, ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, लालाओं ने, बनियों ने अपना सब कुछ दे दिया, जमीन दिया, शिक्षा का वो दिया कि आप ये सोचिए कि ब्राह्मण टीचर होता था, वो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता था कि ये बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे बनेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कि अब साफ बन जाएंगे, ये जैसे MP MLA बनेंगे, विधायक बनेंगे, जाके ऐसा कानून बना देंगे कि हमारे बच्चे से सब छीन लेंगे। ये कहीं से भी उचित नहीं है। और आप ये समझ लीजिए कि ये फॉरवर्ड क्लास, जैसा संदीप सिंह जी ने कहा कि ये हमारे बच्चों को प्राइवेट की भी नौकरी नहीं करने देंगे, क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं, उनकी योग्यता नहीं उभर के आएगी, तो नौकरी कौन देगा भाई? कोई अगर व्यापार कर रहा है तो वो कम जानकार आदमी क्यों अपने यहाँ नौकरी पर रखेगा? इस तरह हमारे बच्चे तो किसी के लायक नहीं रहे। वो जाके मजदूरी कर नहीं पाएंगे, मजदूरी नहीं कर पाएंगे। वो मजदूरी जब कर नहीं पाएंगे, पढ़ के अच्छे बन नहीं पाएंगे, नौकरी नहीं पाएंगे, फिर वो जराइम की दुनिया में चले आप ये जाएंगे। कह रहे हैं सरकार जब इस एक्ट को ला रही है तो वो ये पक्ष सामने रख रही है कि भाई बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हुई। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन में उन्होंने ये प्रयास किया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उस डिस्क्रिमिनेशन के ही घटनाओं को लेकर के भी सरकार ने ये पूरा जो है वो रूलिंग पूरी बनाई, पूरा ये एक्ट बनाया, और अब वो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो किसी के प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हैं, आप गलती मत करिए। हमारा ये कहना है, कम अगर मान लीजिए चलिए कभी किसी पे कोई मुकदमा लिखा जाता है, तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान क्यों है? आप उसको जांच होने दीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर इनको लगता है कि नियम इन्होंने ठीक बनाया है, तो ये रखते कि अगर उसका शिकायत गलत पाई है तो उस पर शिकायतकर्ता पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कानून इन्होंने बनाया, SC ST बनाया। आज सुप्रीम कोर्ट मानता है कि पॉइंट में कहीं एक आध केस सही है, बाकी सब फर्जी है। तमाम कानून ऐसे बनाए गए जिसमें ये माना जाता है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। बहुत सारे 1860 का जो भी कानून है आज तक उसमें बहुत सारे इतने इसकी जरूरतें नहीं है। ये तो केवल ये लोग अपना थोपना चाहते हैं कि हम कैसे, आप ये कैसे कहते हैं कि हम 20% हैं? कैसे हैं? हम 40% हैं, 4 जात मिला के। अगर हमने केवल और केवल वो मुसलमान जो अपर कास्ट के उनको मिला लें तो हम लोग सरकार बना लें, हमें किसी भी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। ना हमको भाजपा चाहिए, ना हमको कांग्रेस चाहिए, ना हमें सपा चाहिए, कोई पार्टी नहीं चाहिए। हम अपनी पार्टी बना के सरकार चलाएंगे फॉरवर्ड की। हम इतने सालों से जो ऐसा ये कहते हैं, देखिए आपको मालूम है कि भगवान सोमनाथ पे जब आक्रमण हुआ तो कौन मरे उसमें? कितने ये दलित और बैकवर्ड कास्ट लोग जाके मरे? सब ब्राह्मण तो मारे गए। जब वो मर गए, उनकी कोई वंश बेला नहीं बढ़ी आगे, उनकी संख्या कम हो गई। इसके बाद काशी विश्वनाथ पे आक्रमण हुआ, वहां भी ब्राह्मण मरे, लाखों में मरे। ठाकुरों के जौहर में 50,000 स्त्रियां एक साथ मर गई, हमारी संख्या कम हो गई। आज आप कहते हैं कि भाई इनकी संख्या कम है, इनको भागीदारी कम दीजिए। क्यों भाई? सही है, सच क्यों? तो नवनीत राणा, साक्षी महाराज तो कह रहे हैं बच्चे ज्यादा पैदा करिए आप। नहीं, वो दूसरे भाव में कह रहे हैं। देखिए वो, ठीक है, अब जरा संदीप जी के पास आते हैं। देखिए उनका जो भाव है वो भाव तो वो इन्होंने राजनीतिक भाव ये है। जो राजनीतिक भाव था, और उन्होंने एक चीज शुरू की, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, आप जान रहे हैं। और ये एक बड़ा नारा लेके है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हमारा विश्वास तो उन्होंने तुरंत तोड़ दिया, उसमें बहुत ज्यादा है। और जैसे आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह गई थी रोहित वेमुला की माँ और पायल तावड़ी की माँ के साथ, वो सारी चीजें सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, इसी सुप्रीम कोर्ट के CGI ने SC ST एक्ट में कहा था कि बगैर जांच के FIR और गिरफ्तारी नहीं होगी। उसके लिए माननीय मोदी जी जो हैं वो जो है बिल लेके चले आए 2018 में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को अनसुना किया और उनको ये लगा ये ज्यादा बड़ा वोट बैंक है और हम लोगों का इस देश में, इस प्रदेश में, इस देश की संस्कृति में कहीं कोई योगदान नहीं है। हम लोगों को उन्होंने दूध में मक्खी जिस तरह निकाली जाती है 1990 से लेके आज तक सरकार बनाने में सबके पास अपने वोट बैंक है। आप पत्रकार रहे हैं, आपको सब मालूम है। अखिलेश यादव किस वोट बैंक पे राजनीति करते हैं, बहन जी किस वोट बैंक पे राजनीति करती है। उसी तरीके से भाजपा की शुरुआत किस वोट बैंक से हुई है, लेकिन अब हम लोग लगता है उनके लिए प्रासंगिक नहीं रह गए।
लेकिन आपको बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल पे बैठा हो कह रहा हूं, ये आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन ऐसा होगा कि जिसमें नेतृत्वकर्ता मैं नहीं होऊंगा, जिसमें नेतृत्वकर्ता आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे। ये आंदोलन जन भावनाओं से उभरेगा और सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी इसमें। अभी तो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अभी देखते जाइए, अभी लोग अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं है। इन लोगों ने इन्हें ऐसा उलझा दिया हम लोगों को कि लोग जान ही नहीं पा रहे हैं, रोजी रोटी में ही परेशान है। लेकिन जब जैसे जैसे ये मामला पहुंचेगा, जिनके बच्चे, और इन नेताओं से तो मेरा एक सवाल है बहुत सीधा सा, मैंने ये लिखा भी था अपने फेसबुक पे कि तुम्हारे बच्चे पढ़ने जाएंगे या पढ़ चुके हैं या बाहर पढ़ रहे हैं। भाई आप तो अपने बच्चों को बाहर भेज दोगे, सक्षम हो। हम ही ने वोट दिया, हम ही ने तुमको चुन के सदन में भेजा। आज हमारी बात तुम उठाने वाले नहीं हो। 28 तारीख से संसद का सत्र हो रहा है, तब भी हम देख लेंगे कितने लोग उठाते हैं, कितने लोग नहीं उठाते हैं। तो हमको लोगों को गाजर मूली समझ लिया गया। और शोषण बार बार मोदी जी ने अभी उस दिन नितिन नवीन जी के जो भी शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम अंत में कहा, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मैंने पूजा। अरे आप किसके शोषण की बात करते हैं? आप प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक का इतिहास उठा लीजिए। जौहर हमारे यहाँ हुआ, मंदिर आपके तोड़े गए। हम लोगों ने क्या जिम्मेदारी ले रखी थी कि धर्म के शास्त्र और वेद उपनिषद ब्राह्मण पढ़ाएगा और युद्ध जो है क्षत्रिय करेंगे, बाकी लोग घर में बैठ के देखेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे। नहीं, जनसंख्या बढ़ाएंगे। पर सवाल ही नहीं है। बीजेपी के ही प्रवक्ता इसके लिए वामपंथी इतिहासकारों को जिम्मेदार मानते थे, फिल्मकारों को जिम्मेदार मानते थे कि उन्होंने इतिहास गलत लिखा, उन्होंने फिल्में गलत बनाई, नैरेटिव्स गलत बनाई। बीजेपी के प्रवक्ता ही तमाम कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और तब आप सारे लोग जो है उनके पीछे पीछे, उनके विचारों के पीछे पीछे घूमते थे कि भाई बहुत सही बात कह रहे हैं। और वही सरकार जब ये बिल लेकर के आ रही है तब आप आलोचना कर रहे हैं आप। हाँ। जब मैं सोशल मीडिया के नैरेटिव्स पढ़ रहा हूँ और जब मैं पढ़ रहा हूँ कि हैशटैग यूजीसी रोल बैक वायरल है, तब ये बात भी कही जा रही है। अब एक शख्स हैं विष्णु, वो ये कह रहे हैं कि यूजीसी के गाइडेंस में ये जो बात कही जा रही है, देश की एक भी विश्वविद्यालय वैश्विक रैंकिंग में टॉप 100 में नहीं आती है। इससे टॉप रैंकिंग में आ जाएंगे। इसका कारण क्या है? हाँ। दरअसल विष्णु का ये कहना है कि ये मूर्खों का संगम है, जिसका उद्देश्य केवल जातिवादी कार्ड फेंककर सामान्य वर्ग का शोषण करना है। यूजीसी एक सड़क छाप राजनीतिक दल की तरह सोचना बंद करो, यूजीसी रोल बैक, ये इस छात्र ने कहा है। और इसी तरीके से अलग अलग तरीके के छात्र हैं और वो अलग अलग तरीके से इस बात को रख रहे हैं। अच्छा, हैंडल्स, एक हैंडल है राजपूत ऑफ इंडिया, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो इन यूजीसी गाइडलाइंस को जरूर पढ़ लीजिए और उसके बाद आप विचार करिए कि आप पढ़ने लायक हैं भी या नहीं हैं, क्योंकि इसके बाद तो आप पढ़ने लायक नहीं रहो। देखिए, आप दो शब्दों में बात समझिए, मैं आपको 2 शब्दों में बता दे रहा हूँ। आपका बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है, जो तरीके अपनाए गए उस तरीके में अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और उसने अपने नोट्स जो है किसी उस 80% के समाज के व्यक्ति को मांगने पर नहीं दिया, तो उसमें 2 शब्द जोड़े गए हैं, प्रतिकूल व्यवहार और मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाना। तो प्रतिकूल व्यवहार तो हम आपसे ठीक से बात नहीं किए भी हो सकता है, मानवीय गरिमा को कैसे भी ठेस पहुंच सकती है। अब मेरी बात समझिए। अब मानवीय गरिमा ये भी है कि नोट्स मांगा नहीं दिया, हमने प्रपोज किया उसने नहीं माना, तो हमने उसको किसी व्यवस्था में फंसा दिया। टीचर ने नंबर सही नहीं दिए, मैंने टीचर के खिलाफ कंप्लेन कर दी। आप वहां पढ़ाने भेज रहे हैं कि आप एक नया तरीके का नैरेटिव, ये 2047 का विकसित भारत बनाने जा रहे हैं आप। ये 2047 का विकसित भारत अगर ऐसे होगा तो हम लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को, कहीं पांडिचेरी में या कहीं लक्षद्वीप में या जहां भी जिस तरह श्रीलंका लटका हुआ दिखाई पड़ता, हम लोगों को एक जगह भेज दिया जाए और कहा जाए यहीं तुम लोग अपना खुद लड़ ओढ़ के नैरेटिव हम लोग को निकाल दिया जाए ना। अभी तो आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पे लगे हुए थे, उनको आप नहीं निकाल पाए हैं। उसके विषय में बात होती है तो आपको जगह जगह आप नहीं निकाल पाए। आपने एक नया नैरेटिव सेट करके हम लोगों को निकालने की व्यवस्था कर दी है। और आपको बताऊं अवनीश जी, 5 साल में 9 लाख बच्चे इसी देश से अच्छी डिग्री लेके विदेशों में पलायन कर गए हैं आपके इन्हीं कारणों की वजह से। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये आजादी के समय से चल रहा है। हरगोविंद खुराना आपके हिंदुस्तान के रहने वाले थे और नोबेल पुरस्कार अमेरिका में पाए थे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम था यहां मेरा कुछ नहीं होने वाला।
मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का तिरस्कार, अब हम लोग तिरस्कृत किए जा रहे हैं, बहिष्कृत किए जा रहे हैं, बेइज्जत किए जा रहे हैं। अब हम लोग इस स्थिति में आ गए। एक लॉयर है, एडवोकेट अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा को जानते होंगे आप, अभी कुछ दिनों पहले जेल भी जाना पड़ा था उनको। अब वो ये लिख रहे हैं कि सवर्णों को संगठित होना पड़ेगा, जब तक बड़े सरकारी पद पोस्ट पर रहते हैं तब तक किसी सवर्ण समाज को नहीं पहचानते। सवर्ण अफसरों के बारे में उन्होंने कहा है, सहयोग नहीं करते, अपने साथी जूनियर सवर्ण कर्मचारियों की सहायता नहीं करते और रिटायर होने पर संगठन चलाने लगते हैं। वे कह रहे हैं कि पोस्ट पर रहते हैं तो सेकुलर बन जाते हैं, और जो ये रूल रेगुलेशन लाया गया है और ये कहा जा रहा है कि भाई आप हमसे बात तो करते हैं और वोट लेते वक्त कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ हैं। अब हालांकि उन्होंने जिस पोस्ट को किया है उस पोस्ट के तहत वो ये आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तो उन्होंने ओबीसी के तहत 70% मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया था। ये आरोप अनिल मिश्रा लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने इसी प्रकार से ओबीसी के 52% मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया, 52 मुस्लिम जातियों को, और 70% नहीं, 70 मुस्लिम जातियों को नरेंद्र मोदी ने, देवेंद्र फडणवीस ने 52 मुस्लिम जातियों को, और मोहन यादव की सरकार ने 38 मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया है। यह आरोप लगा रहे हैं अनिल मिश्रा। वो ये कह रहे हैं कि आप जिस सियासत, जिस आग में घी डाल रहे हैं इसलिए, दरअसल आप जब ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे या एक हैं तो सेफ हैं, तो आप नारे में तो गढ़ रहे हो हमारा वोट पाने के लिए, लेकिन वास्तविकता में जो कर रहे हो उससे हो कुछ और रहा है। इसकी तरफ आप नहीं देख रहे हो और आप जानबूझ करके ऐसा कर रहे हो, तो क्योंकि ये आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ये आरोपों लगा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सही बात है, दो चीजें इसमें आई हैं। एक तो हो गया एक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के तहत, राजनीति के तहत ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। दूसरी चीज आप कह रहे हो कि हम जातिवादी नहीं हैं, हमें इस तरह का ध्यान, हमारी इस तरह की पार्टी नहीं है। ब्राह्मण विधायक बैठक कर लिए तो आपको कलबली मच गई, कैसे एकजुट हो गए। प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे आप तो कुर्मी समाज को दिखा रहे हो कि हमने इनको ले लिया, हमको वोट बैंक पीडीए, अखिलेश की पीडीए को काट करने के लिए हम पंकज चौधरी को ले आ रहे हैं। वहां तो ठीक है, क्योंकि आप करो तो सब ठीक है। अगर वो ब्राह्मण विधायक आपस में बैठ गए तो खलबली मच गई। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, वो ब्राह्मणों के नेता बड़े बड़े जो ब्राह्मण रिजर्वेशन कोटे से गए हैं मंत्रालय में बड़े बड़े पदों पे, वो क्या कर रहे हैं? ना 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 ना, कुछ बोलना नहीं। अरे भाई, क्यों नहीं बोलना? वो विधायक बैठे हैं, आप बताओ कि मैं इतना कह देते कि भाई ठीक है, हमारे परिवार की बात है, हम उनसे बैठ के बात करें, कोई नाराजगी नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं, भाई वो बैठे तो गलत क्या कर दिए? ये ब्राह्मण के नेता नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। तो जब इतना डर के आप दुकान चलाओगे, दुकान इसलिए कह रहा हूं, नेतागिरी समाज सेवा नहीं, दुकान चला रहे हैं, दुकान ही चला। जब ऐसी दुकान चलाओगे तो भैया वो क्या कर, ब्राह्मण बेचारे सब गए, जिनके घर में बैठा कोई 24 घंटे लापता, सोशल मीडिया बंद, फोन बंद, सब नेता ना हमारा नाम नहीं, तो ये सवाल है। देखिए, अमरकांत चौधरी हैं, वो लिख रहे हैं कि सवर्ण सांसदों और विधायकों, क्या आपके बच्चे ऐसे काले कानूनों से बच जाएंगे? देखिए अवनीश जी, उनको बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आप बताइए, इतने जो सांसद विधायक हैं, कितने के बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कितने के बच्चे मिलिट्री में भर्ती होने गए? आप गिनाइए, हाथ पे ले गिनाइए, कितने नेताओं के, किस नेता का नाम लें, लोग को सुनेंगे, देखिए हमारे पीछे पड़े, किसी के बच्चे नहीं। एक नेता ऐसे हैं जिनके 2-2, 3-3 औलादें, कोई राजनीति सफल हो गया, किसी को और पनकार है कि अरे भाई छोटा वाला भी बच्चा कुछ बन जाए। इनको जरूरत नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट का भी अफसर है, नेता है, वो जगह पा जा रहा है, वो शादी अपनी जात में तो नहीं कर रहा, उसको शेड्यूल कास्ट का अफसर है, शेड्यूल कास्ट नेता, उसको पत्नी कौन चाहिए? ब्राह्मण ठाकुर चाहिए। और वो भी प्रेम से नहीं कि उनको प्रेम से ब्याह करके ला रहे हैं, एक ईर्ष्या द्वेष से ला रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष से। मैं नाम कहेंगे तो मैं नाम गिना दूंगा। और क्यों, बहुत आपको अगर इनके लिए काम करना है तो आप अपने जात बिरादरी के पहुंचाइए। अगर आप जात के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं हमारे SC ST भाइयों के लिए कुछ करना, ओबीसी के लिए करना, क्यों नहीं अखिलेश यादव जी ने यादव लड़की शादी किया? करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया उन्होंने? उनके भाई जो थे दूसरे, क्यों नहीं यादव लड़की शादी कर लिया कि भाई हम अपने पीडीए
पीडीए कर रहे हैं, पीडीए के लिए कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं असीम अरुण ने शादी दलित लड़की से क्यों नहीं कर लिया? करना चाहिए ना, अपने जात बिरादरी के लोगों को बढ़ाना चाहिए ना भाई। कोई गरीब घर की दलित औरत से शादी करके बिटिया से उसका भाग्य उजागर करते हैं, क्यों ना ब्राह्मण लड़की शादी कर दिया, क्यों नहीं कर दिया? ये पूरा ये कानून सवर्ण समाज को मिटाने के लिए है। ऐसा ये कर देंगे कि हमारे बच्चे भीख मांगे। पहले तो राजपाट हमसे ले लिया, जिम्मेदारी ले लिया, हमसे सब ले लिया। कल के डेट में ये कहेंगे कि आप अपनी बहन बेटी दीजिए। आप क्या लगता है यूनिवर्सिटी में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, मतलब किसी भी फॉरवर्ड क्लास के कह लीजिए, ये तो इन लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया। हम लोग को तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी बैकवर्ड फॉरवर्ड की, कि कोई मान लीजिए कि दलित का लड़का हमारी बच्ची को छेड़ दिया, कुछ कर दिया कि नहीं तुम्हारे साथ मुझे ये करना है, वो करना है, और नहीं मानोगी तो तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर देंगे, तुमने मुझे जातिवाचक शब्दों का प्रयोग किया। तो बच्ची डर के, आप देख ही रहे, तमाम लड़कियां सुसाइड कर रही हैं इस समाज में इसी डर से। तो ये तो उसका दुरुपयोग हो गया। पर स्वामी आनंद स्वरूप ये कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार एक ऐसा एक्ट लाए हैं जो सामान्य वर्ग के बच्चों को, मतलब बच्चे जो है उससे पैदा होते ही अपराधी हो जाएंगे। तो हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि मोदी जी को सामान्य वर्ग से इतनी नफरत, पर क्या ये तो ठीक है, मतलब चूंकि सरकार को टारगेट करना है, पर मेरा सवाल यही है कि जब सरकार ये जान रही है, और शायद इस विषय पर मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स से बात करने की आवश्यकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना इसके पीछे कारण हो, लेकिन अगर आप एक्ट सामने लाएं और उसमें लोगों का ओपिनियन न लें, क्या यूनिवर्सिटीज में तो आप सब जाते हैं एक साथ एकजुट होने के लिए, एक राष्ट्र भावना के लिए, एक समाज की भावना के लिए, एक समान अधिकार की बात होती है। लेकिन आप वहां डिस्क्रिमिनेशन सरकार अगर क्रिएट कर दे, पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन था। खुद मायावती सरकार ने SC/ST एक्ट को लागू करने को लेकर के उनके प्रावधानों में नियम कायदे अलग हैं, पर उनके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत रिलैक्सेशन दिया। और चूंकि उनको ये समझ में आया कि जब बृहद वातावरण बनाना है, बड़े वोट बैंक की तरफ जाना है, तो केवल एक सेक्शन को अपना टारगेट ऑफ वोट जो है वो मान करके काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, इस पर रिलैक्सेशन कर दिया कि नियम कायदे में, जैसे जो बात कही जा रही है इस एक्ट को लेकर के भी, प्रमोशन ऑफ इक्विटी को लेकर के भी, वो ये बात कही जा रही है कि भाई अगर आपने कंप्लेन पर इतने कड़े प्रावधान कर दिए, तो कंप्लेन फेक होने पर आपने कड़े प्रावधान क्यों नहीं किए? कि अगर कंप्लेन फेक होगी तो भी आपको ये सजा मिलेगी। दूसरी चीज इस बात को लेकर के भी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगी, कौन इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, आप जो इक्विटी सेल बना रहे हैं उसमें किस तरह के लोग होंगे, फिर आप उसमें भी कहेंगे कि उसमें भी रिजर्वेशन होगा, इसमें भी तमाम सारी चीजें होंगी। ये विश्वविद्यालय शिक्षा एकजुटता संप्रभुता के केंद्र होंगे, समाज को स्ट्रेंथन करने, सशक्त करने के केंद्र होंगे, कि बांटने के केंद्र हो जाएंगे? नहीं, वो बिल्कुल आपने जो बात कही है, जो रिलैक्सेशन की बातें, असल में एक मुद्दा जो हम लोगों द्वारा बहुत चलाया जा रहा था कि जो SC/ST में रिजर्वेशन या OBC में रिजर्वेशन था, हम लोग हमेशा कहते थे, हम क्या कहते थे, CGI ने भी कहा कि इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान है कि भाई मान लीजिए अगर आप वो भी डर के मारे सरकारें वापस नहीं लेती। आप मेन स्ट्रीम में आने के लिए ही तो, आप पिछड़े थे, आप शोषित थे, आप वंचित थे, आप पीड़ित थे, तो आपको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण दिया गया। आप मेन स्ट्रीम में आ गए। मेन स्ट्रीम में आपके आने के बाद जब आप आ गए तो आपका बेटा भी अगर वही चीज लेगा, वो लेगा, तो आप अपने ही समाज के किसी ना किसी व्यक्ति का अधिकार मार रहे हैं। क्रीमी लेयर। हम लोग अभी इस पे विरोध कर रहे थे, लेकिन चूंकि आप ये समझिए देश की जो संरचना है और जिस तरीके से पिछले 75-76 सालों में इसका जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया है, इसमें जो है उन्होंने एक तरीका लगा दिया कि एक तरफ 80% कर दो, एक तरफ 20% कर दो, सरकारें हमारी बनती रहें। अच्छा, ये संविधान में समानता की मूल भावनाओं का घोर उल्लंघन है जो किया जा रहा है। संविधान ने सबके लिए समानता का भाव रखा था, UGC ने सबको असामान्य कर दिया पूरी तरीके से। आप ये बताइए, उन्होंने वोट बैंक के लिए एक सिस्टम बना दिया कि शुरू से ही ऐसा हो जाएगा कि 80 और 20% का हम रेशियो बांट देंगे, हमारी सरकारें बनती रहेंगी, जो हैं उनकी सरकारें बनती रहेंगी, या जो इसको ज़्यादा कैश करा ले जाएंगे उनकी बनती रहेंगी। हम लोग अभी तक एट्रोसिटी एक्ट की मार झेल रहे थे, अब एक नई मार अपने बच्चों की। तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम लोगों ने झेल लिया,
हम लोग झेल के उसमें पहुंच गए कि हम लोगों को नौकरी वोकरी भाई नहीं करनी थी, या मान लीजिए नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन बच्चों के ऊपर अगर आघात होगा तो अब नहीं चुप रहेंगे, तो आप बताइए। लड़ेंगे। बच्चों के भविष्य की बात है। हाँ, हमारा भविष्य जो रहा हमने माना कि भाई देश आजाद हुआ है, सबको बराबर होना चाहिए, सबको फलना फूलना चाहिए सब देश में, लेकिन अब हमारे बच्चों के साथ उनका इस तरह का अन्याय होगा कि वो बच्चा होते ही अपराधी हो जाएंगे। अच्छा, 1871 में एक ट्राइबल एक्ट आया था अंग्रेजों के समय में। 1871 में एक ट्राइबल एक्ट आया था अंग्रेजों के समय में, जिसमें 5 जातियों को उन्होंने चिन्हित किया था जिनको पैदाइशी हिस्ट्री सीटर मान लिया जाता था। घुमंतू जातियों को कहा गया। नहीं, 5 जातियां, मैं आपको जातियां बता रहा हूं। और उन लोगों ने सवाल उठाए बाद में, नहीं, उन्होंने सामाजिक तौर पर 5 जातियां थी, मैं जातियों का नाम नहीं लूंगा, आपको लिख के दे दूंगा, मुझे 5 जातियां आप ले सकते हैं, आप 18 वो संजय निषाद बताते रहते हैं, नहीं, 1871 का ट्राइबल एक्ट था। अब 1871 में ट्राइबल एक्ट जारी किया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों की उस समय वो थी, उन्होंने बनाया। आप बदला किससे ले रहे हैं? अपने देश में, हमसे। मतलब बनाया अंग्रेजों ने, बदला हमसे ले रहे हैं। शहादत हमने दी, बदला भी हम ही से लिया जा रहा। किले मैंने दिए, बदला हमसे लिया जा रहा। धर्म और ज्ञान इन्होंने दिया, बदला इनसे लिया जा रहा। और जो तमाम सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको लगता है कि ये गलत हुआ, या जो लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं, हमने उसका पक्ष भी सामने रखने की कोशिश की। ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, छात्रों या भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार को भी इस पर फूंक फूंक कर कदम आगे रखने की जरूरत है। और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि वो जनप्रतिनिधि जो इन वर्गों के कोटे से या इन वर्गों की राजनीति करते हैं, कम से कम वो अपने समाज को जाकर के जवाब देने की स्थिति बनाए, उनसे बात करने की स्थिति बनाए, उनका पक्ष समझने की स्थिति बनाए, और संसद से लेकर विधानसभा तक उनकी आवाज मजबूती से सामने रखने की कोशिश करें, ताकि वो भविष्य जो भविष्य में चाहे राजनीति में आए, नौकरी में आए, वो पलायन करके विदेश नहीं चला जाए, शिक्षा के लिए विदेश नहीं चला जाए। आपको उसको भी इसी धरती पर, इसी मातृभूमि पर रोक करके रखना है। और इसके लिए आवश्यक है कि एक अनुकूल और संयमित और समान वातावरण उसको उपलब्ध कराया जाए। वो समान वातावरण कैसे उपलब्ध होगा, ये जिम्मेदारी भी सरकार और व्यवस्था की है। यूजीसी चूंकि इसको देखता है, उसकी है। और जो एक दर्शक ने सवाल उठाया कि यूजीसी अपनी रेपुटेशन के बारे में क्यों नहीं सोचता, और उसकी रेपुटेशन इन क्रियाकलापों, नियम कानूनों से नहीं बनने वाली है। यूनिवर्सिटी कैंपस, दुनिया के यूनिवर्सिटी कैंपस में कौन सी पोजीशन पर है, किस रैंकिंग पर है, इससे बनने वाली है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत के विश्वविद्यालय टॉप रैंकिंग में नहीं हैं, दुनिया की टॉप रैंकिंग में नहीं है। आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे? विश्व गुरु के उस सपने की या उस ज्ञान का क्या मतलब रह जाएगा? महज इतिहास गिनाते रहेंगे या वर्तमान और भविष्य की बात भी करेंगे? तो भविष्य के निर्माण के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, ये भी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का नमस्कार। उन्नीस जी, हम लोग आपको धन्यवाद देंगे कि आपने सवर्ण समाज की बात अपने चैनल के द्वारा रखी। बहुत सारे चैनल के लोग तो इतने डर गए हैं सरकार से कि वो इस बात को दबी रहे, इसलिए वो शंकराचार्य की तरफ खींच रहे हैं। केवल इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए। क्या कोई मीडिया की बात करेगा? आपने हमारी बात सुनने का मौका दिया ताकि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, और इस लड़ाई में हम लोग जारी रखेंगे, जान की बाजी लगा देंगे। हम लोगों के बच्चों के भविष्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।